हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि अभी जेई मेंस के जो 100 दिन बाकी हैं, अराउंड 100 दिन बाकी हैं, डिपेंडिंग आप कब देख रहे हो वीडियो को। लेकिन अभी आपको चैप्टर की प्रायोरिटी किस बेसिस पे करनी है। हो सकता है आप ड्रॉपर हो सकता है आप ग्रेड 12 में हो, लेकिन आपकी सिलेबस खत्म हो चुकी है। अब आपको रिविजन के लिए डिसाइड करना है कि किनको पहले रिवाइज करें, किनको बाद में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जेई की पूरी कंप्लीट तैयारी अभी तक की नहीं है, अभी आप 100 दिनों में उसको कवर करना चाहते हो। तब भी आपको जानना पड़ेगा कि पहले आप किन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो आज के सेशन में मैं पूरा प्रायोरिटी लिस्ट देने वाला हूं कि आपका प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 3, 4 हर एक लेवल पे क्या क्या होना चाहिए, किनको आपको पहले करना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक टेक्निक भी सिखाऊंगा जिससे आप अपना खुद का प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो। क्योंकि मैंने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है वो बेस्ड ऑन द जनरल डिफ़िकल्टी लेवल जो बच्चों को लगता है। हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल कोई दूसरे चैप्टर में ज़्यादा लगे या वो चैप्टर आपके लिए वीकर है, तो आप अपने मुताबिक कैसे ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले बच्चों, जैसा आपको पता है, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब्ड होकर रहना, क्योंकि हम साल भर आपके लिए सिर्फ ये स्ट्रैटेजी सेशंस ही नहीं बल्कि डेली हमारे 3 आवर्स के रेगुलर क्लासेस होते हैं, ऑल फॉर फ्री, ऑल टॉट बाय IITians। मैं खुद IIT खड़गपुर के एलुमनाई हूँ, तो आप उनको मिस मत कीजिएगा। वो आपकी प्रिपरेशन में, चाहे फर्स्ट टाइम हो या रिविजन हो, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करते हैं। अब मैंने सबसे पहले ये जो प्रायोरिटी बेसिस पे किया है, ये वेटेज बेस्ड प्रायोरिटी है, लेकिन साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट मैंने ऐड किया है कि इसमें साथ ही साथ मैंने डिफ़िकल्टी लेवल का भी सोच में रहते हुए मैंने ये बनाया हुआ है। क्योंकि ये जानना कि जो चैप्टर्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं उनको आपको पहले करना होता है। जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ती जाएगी और उस सिचुएशन में आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स तब नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये वेटेज के ऊपर है, साथ ही साथ कौन ज़्यादा डिफिकल्ट है उनको मैंने पहले सजाया हुआ है। तो ये आता है आपका प्रायोरिटी 1। इन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करने हैं, नॉट ओनली बिकॉज इसके वेटेज सबसे ज़्यादा होते हैं बट ऑल्सो बिकॉज ये कंपैरेटिवली थोड़े टफर चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट अब आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हर साल के हर सेशन में हाईएस्ट वेटेज रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो किसी शिफ्ट में हो सकता है एक भी सवाल ना आए, लेकिन किसी दूसरे शिफ्ट में 5 से 6 सवाल आ जाते हैं। और अगर आप उस शिफ्ट में हो गए जहाँ पे 5 से 6 सवाल आए और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी ढंग से नहीं की है, तो 6 सवाल मतलब 6 × 4 24 मार्क्स आपके वहीं निकल गए। तो दिस इज द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर इन जेई मेन, प्रायोरिटी 1 में सबसे ऊपर रखा हुआ है। प्रायोरिटी 2 में आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इवन दो ईजियर है, लेकिन फिर भी इसका बहुत हाई वेटेज है। लिटरली करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 3 हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स होते हैं। लोग सोचते हैं मैकेनिक्स है, बट मैकेनिक्स इज मेनी डिफरेंट चैप्टर्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैकेनिक्स करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी भी होता है। तो फर्स्ट आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर है लेकिन उसका वेटेज काफ़ी हाई रहता है। फिर हम आते हैं रे ऑप्टिक्स के ऊपर। रे ऑप्टिक्स इवन दो एडवांस्ड में हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, लेकिन मेंस में हाईएस्ट वेटेज नहीं है। फिर भी रे ऑप्टिक्स में इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और इतनी कंसेप्चुअल कुछ चीज़ें हैं, स्पेशली लेंस इक्वेशन के वहाँ पे, कि अगर आप इसको एंड के लिए रखोगे आप चीज़ को समझ नहीं पाओगे। रे ऑप्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको समझना ज़रूरी है, बिना समझ के आप रे ऑप्टिक्स नहीं कर पाओगे इवन एट अ मेंस लेवल। फिर मैंने रखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो कि ईजियर हैं और उनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज, ढेर सारे सवाल आते हैं। साथ ही साथ एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, उससे भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो बहुत स्कोरिंग सेक्शन है और इसका वेटेज भी हाई है। फिर आता है ग्रेविटेशन। अगेन बहुत फॉर्मूला बेस्ड है, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लो, लेकिन याद रखना एट अ मेंस लेवल ग्रेविटेशन से ऑलमोस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। आपको अलग अलग बस टाइप सम्स करने हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे पूरे डेडिकेटेड जो लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा। प्रायोरिटी 2 में मैंने रखा हुआ है सबसे पहले रोटेशनल का वेटेज हाई रहता है, याद रखना। लेकिन फिर भी मैं प्रायोरिटी 2 में रखा हूं क्योंकि मेंस में ज़्यादातर टाइम क्वेश्चंस वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क को रिलेटेड ही आते हैं। थोड़े बहुत एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, लेकिन मेजरली इन दोनों के ऊपर ही रहता है। तो आप अगर कर रहे हो इन पे ज़्यादा ध्यान दो। फिर केटीजी थर्मोडायनामिक्स,
ये भी काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड आता है। KTG से ऑलमोस्ट 60% सवाल RMS वेलोसिटी से ही आते हैं, थोड़े बहुत इक्विपार्टीशन के उधर उधर आ जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस RMS वेलोसिटी पे आते हैं। थर्मोडायनामिक्स में आपका PV डायग्राम आ सकता है, आपका CPCV के ऊपर आ सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा वैरायटी है, इसीलिए प्रायोरिटी 2 में रखा हूँ, क्योंकि बहुत हाई वेटेज नहीं है ये एज कंपेयर टू द पहला लिस्ट। ये उतना भी हाई वेटेज नहीं है, बट स्टिल आपको ये करना है। फिर AC, आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेंस में एक्चुअली काफ़ी कम सवाल आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का आता है, मेजॉरिटी उसमें रहेगा आपके LCR सर्किट्स के ऊपर, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, उन चीज़ों के ऊपर, रेजोनेंस। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का वेटेज काफ़ी हाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्चुअली कम है। नेक्स्ट ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाता है, इवन दो जब आप जेई के PYQs देखोगे तो उस पर आपको देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वही कुछ सेट फॉर्मूलाज पे रहते हैं। जैसे वेव्स में ऑर्गन पाइप्स एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग बहुत कॉमनली आता है, इनफैक्ट दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। पहले डॉपलर इफेक्ट सबसे ज़्यादा था, अभी वो सिलेबस से हट गया है, तो ऑर्गन पाइप्स एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन, दीज आर पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, लेकिन इनका जितना आप सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट है उतना नहीं है। काइनेमैटिक्स में मेजर फोकस आपका रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, बाकी चीज़ें आती हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम आती हैं, मेजॉरिटी सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। लॉज ऑफ मोशन में भी फ्री बॉडी डायग्राम भर के नहीं आता है। इनफैक्ट लॉज ऑफ मोशन में आपके इम्पल्स के सवाल भी काफ़ी आते हैं, आपके मोमेंटम के सवाल काफ़ी आ जाते हैं, तो उनको आपको अलग से ध्यान देना है। लो आप फ्री बॉडी डायग्राम्स करो, फ्रिक्शन के ऊपर काफ़ी सवाल आएंगे, अगर फ्री बॉडी आया भी तो फ्रिक्शन के साथ आएगा, तो उसको आप ध्यान से करो। ये थोड़ा सा आपको एफर्ट लगना पड़ेगा क्योंकि इसको आपको समझना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बेस नहीं है। प्रायोरिटी 3 पे आ जाते हैं। प्रायोरिटी 3 पे सबसे पहले है वेव ऑप्टिक्स। 3 सेक्शन है वेव ऑप्टिक्स में, टेक्निकली 4 अगर आप हाइगेंस प्रिंसिपल को भी लो, लेकिन उससे सवाल कम आते हैं। इंटरफेरेंस से सवाल आएंगे, इवन दो फॉर्मूला आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे आपके बन जाएंगे वो, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सेक्शन। और पोलराइजेशन पे आएंगे क्योंकि उस पर ब्रूस्टर्स एंगल है, उसी को रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन, ब्रूस्टर्स एंगल, मैलिसस लॉ, उसी के ऊपर ज़्यादातर सवाल आएंगे। डिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आएगा भी तो जनरली 1 या 2 टाइप के ही हैं, वही आपके डिफ्रैक्शन, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मैक्सिमा में कितने इंटरफेरेंस हैं, या फिर पहला डिफ्रैक्शन मिनिमा यहाँ बना तो उसका एंगुलर विथ सेपरेशन क्या है, वही काफ़ी डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर में अगर आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, आपका चैप्टर काफ़ी जल्दी बन सकता है। यूनिट्स एंड डिमेंशंस, इसको मैं प्रायोरिटी 3 में रखा ज़रूर हूँ क्योंकि ये आसान सेक्शन है, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर सेशन के हर शिफ्ट में एग्जैक्टली एक सवाल आता है। बहुत ज़्यादा नहीं आता, 2-3 नहीं आता, या फिर इसमें आया है उसमें नहीं है, नहीं, हर शिफ्ट में आता है एक सवाल और 4 मार्क्स का होगा, वो पक्का आएगा। तो यूनिट्स एंड डिमेंशंस ईजी है, इसमें भी ज़्यादातर सवाल आपके डिमेंशनल एनालिसिस के ऊपर आएंगे। एरर्स के ऊपर आता है थोड़ा बहुत, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अगर आप देख रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नहीं आता है। आपका एरर्स पे थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन वो भी वो परसेंटेज एरर निकालने वाला। डिमेंशनल एनालिसिस पे आप ज़्यादा ध्यान दो। इसमें वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी भी काफ़ी डायरेक्ट चैप्टर है, आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जानने हैं, वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, इन पे ध्यान दो। इस चैप्टर को थ्योरी ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मैं एडवाइस करूँगा कि उसके ऊपर आप सवाल करो काफ़ी सारे, क्योंकि आपको तब जाके ये चैप्टर ढंग से बनेगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अभी तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है, जब से अर्थ मैग्नेटिज्म हटा दिया गया है सिलेबस में, ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि उसके आप उन सेक्शंस पे ध्यान दो, बेसिक जो ये वाले हैं क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, उसकी वजह से जो फील्ड स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट कर लो, आप काफ़ी टाइम बचा लोगे अपना। और ध्यान आप दो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टेबिलिटी, मैं टर्म्स भूल जा रहा हूँ, ससेप्टेबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, उनके आप कॉन्सेप्ट पे सवाल करो, क्योंकि अक्सर ये जो टर्म्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने ये चैप्टर छोड़ के रखा हुआ है, मैं प्रायोरिटी 4 में नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस पे सवाल आते हैं, और इनको आप पहले 1-2 बार ढंग से कर लो, कुछ सवाल कर लो, ताकि वो जो टर्म्स हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं, फिर आपको इस पर और मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक, फिर आता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में 90% सवाल आपके आएंगे लॉजिक गेट से,
थोड़ा पी एन डायोड वगैरह पे थ्योरी बेस्ड सवाल आ सकता है, स्टेटमेंट टाइप सो ऑन, न्यूमेरिकल्स डिटेल्ड नहीं आएगा, लेकिन इसमें 90% सवाल आएगा आपके लॉजिक गेट से। तो उसको आप ढंग से करो। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप ऑलरेडी इस पे स्ट्रांग हो गए। लास्ट प्रायोरिटी 4 जो मैंने रखा हुआ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड कोलिजन्स पे। कोलिजन्स पे भी याद रखना ज़्यादातर सवाल आपके आएंगे इन इलास्टिक कोलिजन से। इलास्टिक कोलिजन्स का आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद कर लो कि बिफोर एंड आफ्टर वेलोसिटीज़ क्या है, और इन इलास्टिक कोलिजन पे आप खास ध्यान दो क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास से बहुत ज़्यादा भी सवाल नहीं आते हैं, आप कर लो बेसिक फॉर्मूलाज, लेकिन उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ज़्यादातर आपके थ्योरी बेस्ड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके मोशनल ईएमएफ पे आते हैं। अगेन बहुत कम वेटेज का है, बहुत कम सवाल आते हैं इसमें। जेई एडवांस्ड में ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में इससे काफ़ी कम सवाल आते हैं। मेजर फोकस पॉइंट्स होना चाहिए आपका मोशनल ईएमएफ और साथ ही साथ आपका एन डी जो बेसिक वाला है। तो इसको आप इवन एट अ फॉर्मूला लेवल कर लोगे तो मोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ, इंडक्टेंस के ऊपर सवाल आता है थोड़ा, ठीक है। तो ये आप एट अ फॉर्मूला लेवल कर लो, प्रायोरिटी 4 में रखो, ये आप एंड में संभाल पाओगे, इसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ढेर सारी चीज़ें हैं। थर्मोमेट्री है, कैलोरीमेट्री है, थर्मल एक्सपेंशन है, फिर हीट ट्रांसफ़र है। थर्मोमेट्री कैलोरीमेट्री से सवाल कम आते हैं। थर्मोमेट्री से तो आप ले लो बहुत रेयर आता है, फिर भी उसको अगर टाइम हो ऑफकोर्स करो। सवाल मेजरली थर्मल एक्सपेंशन से थोड़ा बहुत आएगा और मेजॉरिटी ऑफ सवाल आपके कंडक्शन से और रेडिएशन से आएंगे। कंडक्शन में बेसिक कंडक्टिविटी, सीरीज, पैरेलल वाला आप ढंग से करो। रेडिएशन में तो आप स्टेफन्स लॉ के ऊपर और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर, उनसे आपको मेजॉरिटी सवाल मिलेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इजी है और एक ही टाइप का सवाल अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 80% सवाल आपके बेसिक यंग्स मॉडुलस के ऊपर आएंगे ऑन द सीयरलेस एक्सपेरिमेंट, जो कि है कि मैंने वेट बढ़ाया तो ये हुआ। और इस पे जो सवाल आते हैं वो मेजरली होते हैं कि मैंने मटेरियल सेम रखा, फोर्स को डबल कर दिया, एरिया को पतला कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो वो रेशियो प्रोपोर्शन वाले सवाल काफ़ी सारे मिलेंगे आपको इससे। अब PYQs करो, ये चैप्टर आपके PYQs से ही बन जाएगा। थोड़े बहुत पॉइजन्स रेशियो पे भी आ जाते हैं, बट मेजॉरिटी आप PYQs इसका ढंग से कर लो, यूल बी एट अ डिसेंट प्लेस। और लास्ट लेवल पे मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स रखा हुआ है क्योंकि इसका वेटेज एक्चुअली काफ़ी कम है और साथ ही साथ ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको आप एंड के लिए छोड़ सकते हो। यहाँ पे भी आपको मेन ध्यान देना है ऑन सरफेस टेंशन। बाकी चीज़ों से आती है बर्नौली से थोड़ी बहुत, वेरी रेयर। मोस्ट क्वेश्चंस आएगा आपका सरफेस टेंशन से। विस्कोसिटी के जो 3 फॉर्मूलाज हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर्मूला रट लो क्योंकि उसी के बेसिस पे आ जाएगा। अगेन आपके पास अगर टाइम है प्लीज़ सब चीज़ समझ के करो। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इन पे ध्यान दो। अगर आपकी प्रिपरेशन की हालत बहुत ख़राब है तो दिस इज़ व्हाट यू डू, और रिविजन के दौरान भी इन पे आप ज़्यादा फोकस डालो। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं ये टॉपिक्स बताया तो आप बाकी सब छोड़ के बस ये कर लिए। याद रखना, अगर आप कुछ भी छोड़ रहे हो तो आप कहीं पे तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा ऑप्शन नहीं है तब आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। अब हम आते हैं कि ये प्रायोरिटी तो मैंने बनाई, लेकिन हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग हों। सो आप अपना प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनाओगे, आप अपना स्टडी प्लान कैसे बनाओगे? तो उसके लिए एक टेक्निक हम लोग सेटअप करते हैं जिसे कहते हैं द फिजिक्स प्रायोरिटी मैट्रिक्स। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप ऐसे बॉक्स काटो, 2 एक्सेस बनाओ, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। आपका एक्स एक्सेस होगा डिफिकल्टी एक्सेस, वाई एक्सेस होगा वेटेज एक्सेस, और आप अकॉर्डिंगली भरोगे कि यहां पे जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पे आपके हाई वेटेज एंड हाई डिफिकल्टी टॉपिक्स डालोगे। ये सेक्शन जो है उसका वेटेज अभी भी हाई है लेकिन लोअर डिफिकल्टी है। ये जो कॉर्नर है वो लो वेटेज भी है और लो डिफिकल्टी भी है, और ये वाले और ये वाला जो है वो वेटेज कम है लेकिन उसका डिफिकल्टी कंपैरेटिवली हायर है। तो देखते हैं कि रफली मैं इसको एक दिखाता हूं कि कैसा फिल्ड मैंने किया है बेस्ड ऑन नॉर्मल ट्रेंड्स। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बनाओ बेस्ड ऑन आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, या इवन डिफिकल्टी नहीं हो सकता है आपने वो चैप्टर ढंग से नहीं किया है, इजी चैप्टर है ढंग से नहीं किया है तो वो आपके लिए डिफिकल्ट ट्रीट हो जाएगा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हीट थर्मो, वेटेज हाई है और ये कुछ हद तक डिफिकल्ट कंसिडर किए जाते हैं, तो आप इनको डालो फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
सेकेंड क्वाड्रेंट में चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, वेटेज हाई है लेकिन डिफिकल्टी कम है। रे ऑप्टिक्स, वेटेज हाई है, डिफिकल्टी कम है। अगर आप मेंस लेवल पे देखो, आप एक बार अगेन आप बोलोगे सर रे ऑप्टिक्स में डिफिकल्टी लगती है। बेटा अगर आपने पहली बार ढंग से किया हुआ है चैप्टर को, जहां आपको साइन कन्वेंशन वगैरह समझ में आती है, इसका रिविजन एक्चुअली आसान है रे ऑप्टिक्स का। लेकिन वही मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपके लिए रे ऑप्टिक्स इस साइड पे आ सकती है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वेटेज हाई है, डिफिकल्टी कम है, तो उनको आप अकॉर्डिंगली यहां बिठाओ। ये वाला जो सेक्शन आता है, लो वेटेज लो डिफिकल्टी, वेव ऑप्टिक्स, परमानेंट मैग्नेटिज्म, ईएम वेव, सेमीकंडक्टर्स, वेटेज भी कम है इनका कंपैरेटिवली और साथ ही साथ इनका डिफिकल्टी भी कम है। और लास्टली यहां पे आएगा जिसका वेटेज कम है लेकिन डिफिकल्टी हायर है, जैसे फ्लूइड्स, ईएमआई, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकियर लगे आपको समझने में फर्स्ट शॉट पे। तो अगेन ये जस्ट एक सैंपल है, आप अपने अकॉर्डिंग फिल करो। यहाँ पे जस्ट टेंटेटिवली मैंने दिया हुआ है, जैसा कुछ बच्चों के लिए ईएमआई बहुत आसान होता है अगर आप एकदम फॉर्मूला बेसिस पे करो, अगर आप बहुत डिटेल इन डीप समझने जाते हो तो वो डिफिकल्ट लगता है। तो ये प्योरली आपके अकॉर्डिंग बनेगा। अब आपको किस हालत में प्रायोरिटी लिस्ट आपने बनाया, अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। याद रखना, आप शुरुआत करोगे, यहां पे मैं देखता हूं हाउ टू यूज। अगर आप रिविजन कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले आप करोगे यहां से 2 चैप्टर्स आपको पैरेलली करते रहने फिजिक्स में। आप एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ एक सेकेंड क्वाड्रेंट पहले शुरू करोगे, मतलब यहां से एक चैप्टर उठाओगे, यहां से एक चैप्टर उठाओगे, दोनों को आप पैरेलली तैयार कर रहे हो। क्यों मैं बता रहा हूं दोनों से एक एक उठाने का, क्योंकि आप सिर्फ अगर डिफिकल्ट वाला करोगे आपका दिमाग टायर आउट हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन डिरेल हो जाएगी। सो अगर आप पैरेलली एक इजी चैप्टर भी कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनता रहेगा। सो 1 के साथ 2 करना, ठीक है। फिर आप, क्योंकि ये इजियर सेक्शन है, ये पहले खत्म हो जाएगा, ये आपका तब भी चल रहा होगा, तो तब आप 1 के साथ 3 पेयर कर देना। 2 के सारे चैप्टर्स हो गए आपके, अभी भी आपका 1 चल रहा है, यहाँ पे 1 के चैप्टर्स डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, तो आप उसको खत्म होने के बाद 1 के साथ एक और चैप्टर 3 का उठा लो, 1 के साथ 3 करो, और फिर एंड में आप या तो अगर आपने पूरा ढंग से कर लिया तो आप अलग से 4 करो, या फिर 4 के साथ 3 करो। याद रखना, कभी चैप्टर 1 और चैप्टर 4 आपका एक साथ नहीं चलना चाहिए, वो इतना हैवी हो जाएगा कि ये लो वेटेज को संभालने के चक्कर में आपके हाई वेटेज का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाएगा, क्योंकि आप 2 डिफिकल्ट चीजें कर रहे हो, तो इसको सफर नहीं करने देना है। ये हाई वेटेज है, आप इसको बाद में देख सकते हो, लेकिन इसको आप कहीं भी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमेशा क्वाड्रेंट 1 को या तो क्वाड्रेंट 2 या क्वाड्रेंट 3, द लोअर डिफिकल्टी क्वाड्रेंट्स में से ही पिक करना पैरेलली। एंड में ये हो जाता है, अगर आप देख रहे हो कि आपने ये भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया, अभी तक ये बाकी है, तो इसको सुधारो। डू नॉट पिक अप पैरेलली फ्रॉम हियर, क्योंकि वहां पे सफर करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाओ, आप अकॉर्डिंगली चैप्टर्स करो। मैंने बताया कैसे कैसे आपको 2-2 चैप्टर्स उठाने हैं एक साथ, उनको साथ में पढ़ते रहना है। अब आप प्रिपरेशन के दौरान कौन सा मटेरियल फॉलो करोगे, कहाँ से पढ़ना है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप, आपका स्टेप 1 हमेशा होना चाहिए मॉड्यूल्स। प्लीज़ पहले एक्सटर्नल बुक्स मत उठाना, क्योंकि याद रखना एक्सटर्नल बुक्स में इतने सवाल रहेंगे कि आप, अभी टाइम कम है, हो सकता है किसी बुक में 100 सवाल है या 500 सवाल है एक चैप्टर के, आपके पास टाइम नहीं है करने का, तो आप करोगे क्या, पहले 50 करोगे और फ्रॉम 2-3 बुक्स। इशू ये होगा कि पहले 50 में हर टाइप का क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, इसीलिए आप एक ही टाइप का सवाल सीख के रह गए, बाकी टाइप के सवाल आपने नहीं सीखे। लेकिन मॉड्यूल्स में अगर 50 हैं, सिर्फ 50 ही सवाल होंगे, लेकिन वो हर वैरायटी के होंगे, तो आप वहां के 50 सवाल करके आप हर वैरायटी का सवाल कर चुके होंगे। तो पहले आपको मॉड्यूल करना है। स्टेप 2 पे आएगा आपका PYQs। PYQs जब मैं बोल रहा हूं, वहां पे मैं मेंस के PYQs की बात कर रहा हूं। आपको प्रिपरेशन के दौरान एटलीस्ट इन दोनों को खत्म करना है। पहले मॉड्यूल खत्म हुआ, फिर मेंस। आप ये दोनों लगभग पैरेलल भी चला सकते हो। काफी मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल के अंदर ही आपको मेंस के PYQs भी मिल जाते हैं, तो तब दोनों एक साथ हो गया। बट अगर आप किसी चैप्टर को बोल रहे हो कि मैंने कंप्लीट किया है, तो एटलीस्ट ये 2 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। अगर ये आपने कर दिया और अभी भी आपके पास टाइम है, तब आप जाते हो स्टेप 3 पे, जहां पे आप किसी एक्सटर्नल मेंस बुक उठाते हो। एक्सटर्नल मेंस बुक मतलब माई प्रेफर्ड वंस, सेनगेज, BM शर्मा या फिर DC पांडे। हो सकता है आपका अपना कोई मेंस का बुक हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यू कैन पिक दैट अप। कोई स्टैंडर्ड बुक ही उठाना, कोई लोकल मत उठा लेना, जिसमें आपको एक्चुअली फायदा हो, ठीक है।
स्टेप 3 पे याद रखना, अगेन दिस इज योर कट ऑफ, यहां तक एटलीस्ट करना है। अगर आप एक्सटर्नल मेंस बुक उठा रहे हो लेकिन बाकी कुछ चैप्टर्स छूटे जा रहे हैं, तब दैट इज रॉन्ग। एटलीस्ट हर चैप्टर में यहां तक तो आप जरूर करो। फिर टाइम बचता है तो आप किसी किसी चैप्टर्स पे जो हायर वेटेज है उनके आप एक्सटर्नल मेंस बुक उठाओ। ठीक, अगर आपने यहां भी कर दिया, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग है, तो आपने यहां तक भी कर लिया, अपने रिविजन के दौरान भी कर लिया, तब आप उठाओ एडवांस्ड के PYQs कुछ साल पहले, लाइक अराउंड 2018 से पीछे, क्योंकि जो एडवांस में आता है अराउंड 8-10 साल बाद वो मेंस में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। एज इट इज सवाल नहीं, लेकिन उसके अंदर वाले कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए अगर आप एकदम फाइन ट्यून कर रहे हो, अगर आपने यहां तक जेन्युइनली अच्छे से किया है, तब आप ऑलरेडी 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो। आप अगर मेंस PYQs तक भी पहुंच जाते हो और अगर आपने ढंग से किया है तो आप 95 to 97 परसेंटाइल पहुंच जाओगे। आपको NIT में सीट मिल जाएगी अगर आपने ढंग से किया हुआ है। यहां तक आप एक्सटर्नल बुक भी उठा देते हो तो आप 99 परसेंटाइल पहुंच जाओगे। फिर आपको 99 से 99.95, 99 सो ऑन और ऊपर जाना है, तब टॉप NITs में आपको टॉप स्ट्रीम्स चाहिए, तब आप एडवांस के कुछ PYQs कर लो 2018 से पीछे वाले। एकदम लेटेस्ट की जरूरत नहीं है, 2018 से पीछे वाले, क्योंकि उनको रेफरेंस किया जाता है फॉर मेंस क्वेश्चन। और लास्टली आपका वो हो गया, तब जाके आप एक एक्सटर्नल एडवांस बुक लो, क्योंकि अगर आपने यहां तक ढंग से कर लिया है, आपका मेंस में आप ऑलरेडी 99.5 परसेंटाइल के ऊपर लाने वाले हो। अनलेस आपने एग्जाम में कुछ मेजर कुछ इशू ना हुआ। अगर आपने हर चैप्टर में यहां तक आप पहुंच चुके हो, यू आर ऑलरेडी लाइक एट द टॉप 0.5%। फिर आप एक्सटर्नल पे जाओ। प्लीज, मैं क्यों स्टेप 5 पे ये डाला हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं डालता, कोई बच्चा बीच में डालते, प्लीज इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ो बच्चों। डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बिकम कि 50 लोग 50 चीज़ बता रहे हैं, आपका दोस्त बता रहा है तू क्यों कर रहा है मेंस के लिए, मैं तो मेंस के लिए इरोड ऑफ कर रहा हूँ। प्लीज़ उस बहकावे में मत चले जाना। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं, प्लीज़ इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना। आपकी प्रिपरेशन एकदम स्मूथली चलेगी। और अगर आप डेडिकेटेड रहे, मेहनत कर पाए, तो नो मैटर आप किस हालत पे हो करेंटली, आप मेंस में अच्छा कर पाओगे, आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाएगी और इवेंचुअली आपका करियर सेट हो जाएगा। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना बच्चों। हमारा ये हर एक एनोटेटेड PDF, इवन हमारे लाइव क्लास के PDF जो होते हैं वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो जाते हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना। हमारे लाइव सेशंस हैं एवरी सिंगल डे 12 बजे से 3 बजे तक, तो उनको ज़रूर अटेंड करना। वहाँ पे हम थ्योरी, क्वेश्चंस, PYQ सब कवर करते हैं। तो आज के लिए सेशन यहीं तक रहेगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको इस सेशन से थोड़ा वैल्यू मिला। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन। कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन।